जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं स्वागत करता हूँ आपका एक नई क्लास में, बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी SSSC ने जो है पेट की परीक्षा आयोजित करवाई थी और पेट के आधार पे जो है कुछ वैकेंसीज के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। हमने लेखपाल के बारे में देखा कि उन्होंने किस तरह सिलेबस जारी किया है, उसकी परीक्षा तिथि कैलेंडर भी घोषित हो गया है। अभी हाल में उन्होंने जो है एक नया सिलेबस जारी किया है। वो किस पद के लिए है? UDA, LDA और सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये जो पद है दोस्तों, ये अपर प्रवर वर्ग सहायक और सप्लाई इंस्पेक्टर या पूर्ति निरीक्षक के लिए है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों आने वाले समय में जो है आपको नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन अगर आप पहले से आपकी तैयारी अच्छी है और इस समय का आप सदुपयोग कर लेते हैं दोस्तों, तो एक नौकरी आपके हाथ में होगी। हाँ, खास बात यह है कि इसमें जो है जो पेट में अपीयर हुए हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। आपने देखा होगा इसका नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट है कि पेट में जो है जिन्होंने अपीयर किया होगा उनको मौका मिलेगा। हालांकि देखिए, परसेंटाइल या मार्क्स के बारे में अभी कोई चीज़ें निर्धारित नहीं है। कौन कौन लोग इसको जो है अपीयर कर सकते हैं, किनको अर्ह कहा जाएगा, इसके बारे में भी कोई बहुत जानकारी स्पष्ट नहीं है। आयोग इसको भी जारी कर देगा। अभी फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है, तो अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सुनिश्चित कर लें कि अगर इसमें एक सीट लेनी है पेट में, अगर आपके अच्छे परसेंटाइल हैं, मार्क्स अच्छे हैं, तो आप लगे रहिए और जम के तैयारी करिए। हो सकता है आने वाले दिनों में जल्दी ही जो है इसके बारे में आपको कट ऑफ जो है प्राप्त हो जाए कि कितने परसेंटेज वालों को शॉर्टलिस्ट वो करेंगे। तो वो बात की बात है, लेकिन तब तक के लिए आप बैठे नहीं रह सकते। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप लग जाइए, नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए तुरंत। ठीक है, तीनों पदों के लिए दोस्तों अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। 25 रुपए का फॉर्म है और इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो बिना किसी देर किए हुए जो है आप पहले तो फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरा है तो मैं आज आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा, स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपको जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। और दोस्तों अगर आपने सच मानिए कि अगर 29 जून को इसका पेपर है, अगर सच मानिए अगर अभी से आपने अच्छे से इसको समय दे दिया तो आपको एक नौकरी जो है जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए दोस्तों। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में हम डिस्कस करें थोड़ा सा, इसकी परीक्षा योजना क्या है और किस तरह पेपर होगा, सारी चीज़ें क्रम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होगा दोस्तों यूपी SSSC से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं यूपी SSSC से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के बारे में क्या परीक्षा योजना है। ठीक है, तो दोस्तों हमको जो देखना है प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्न होंगे दोस्तों, प्रश्नों की संख्या क्या होगी इसमें? प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 100। ये मुख्य परीक्षा है दोस्तों, ये क्या है? मुख्य परीक्षा है। पीटी जो है हो चुका है इसका पेट के माध्यम से। तो जो पेट में जो है एक निर्धारित परसेंटाइल या मार्क्स स्कोर करेंगे उनको मौका मिलेगा। अब ये जो है आयोग डिसाइड करेगा, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप तैयारी किस आधार पे करेंगे वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न जो है 100 होंगे दोस्तों और एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। अंकों की संख्या कितनी है? 100। मतलब 100 नंबर के प्रश्न, हर प्रश्न 1-1 नंबर का। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए एक चीज क्लियर हो गई। समय आप नोट कर लीजिए दोस्तों, समय कितना मिलेगा आपको इसको हल करने के लिए? 2 घंटे का समय मिलेगा। पर्याप्त समय है दोस्तों। 120 जो है मिनट आपको यहाँ मिल रहे हैं। 120 मिनट में जो है आपको 100 प्रश्न करने हैं, तो ठीक ठाक समय है, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है इसमें, निगेटिव मार्किंग है और वो भी अच्छी है मार्किंग है। 1/4
1/4 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तब आपको एक प्रश्न जो है काट लिया जाएगा। सही उत्तर जो आपने दिया होगा एक प्रश्न का, वो उत्तर आपका नहीं माना जाएगा, काट लिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, ये मोटी मोटी बातें हैं कि कितने सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे। अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 100 रहेगी। मतलब प्रति प्रश्न 1 नंबर। समय 2 घंटे 120 मिनट रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर हुआ। परीक्षा जो होगी दोस्तों कैसी होगी, परीक्षा की जो प्रकृति होगी, परीक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एग्जाम कैसा होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ। मतलब जिसमें आपको क्या होगा, 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो है प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस तरह जो है आपको सिलेबस जो है डिजाइन किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़े, आगे इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सप्लाई इंस्पेक्टर और यूडीए एलडीए की ये वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही सीरियसली आप ले लीजिए, आपको एक सीट पक्की हो जाएगी और बहुत जल्दी नौकरी भी मिल जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें बांटा गया है 2 भाग में। भाग, यहां पर हम विषय लिखेंगे, ठीक है, यहां पर विषय हो गया। उसके बाद प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता ही है कि जो है पूर्णांक उतना ही है जितना प्रश्न है, ठीक है। समय कितना रहेगा, समय ऊपर लिख दे रहे हैं, समय 120 मिनट रहेगा। अब देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक भाग इसका आपका है भाग 1 और इसका दूसरा भाग है भाग 2। आइए इस हिसाब से हम इसको ग्राफ में देख लेते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों विषय जो है, पहला जो विषय है वो क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन या जिसको हम कह सकते हैं जीएस। पहला है जीएस दोस्तों भाग 1 में। इसके लिए कितने प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, 60 प्रश्न और पूर्णांक भी कितना है 60, मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न है, ठीक है। चलिए जीएस हो गया 60 नंबर का, और 2 में क्या होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर है दोस्तों ये कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा, ठीक है। 40 प्रश्न होंगे और 40 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये हो जाएगा कुल योग, मतलब जो कुल योग होगा दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 100 और पूर्णांक भी 100। तो ये आपकी जो है परीक्षा की प्लानिंग है। भाग 1 में क्या होगा, जीएस होगा या सामान्य अध्ययन 60 नंबर का, और 60 नंबर का होगा, 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये सामान्य हिंदी 40, मतलब इसका वेटेज 10 नंबर कम है, 40 प्रश्न होंगे और 40 पूर्णांक होगा। तो ये तो आउटलाइन हो गई। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीएस और हिंदी में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं सिलेबस में। आप सिलेबस अपने ठीक सामने रखिए अपनी मेज पे जहां आप पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी चीजें सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रिपरेशन करते हैं तो इतने समय में आपका तैयार भी हो जाएगा। अगर पहले से आप पढ़ रहे हैं तो समय जो है बहुत कम भी नहीं है, आप तैयार कर लेंगे। आइए थोड़ा सा डिटेल करते हैं सिलेबस को दोस्तों, सिलेबस को डिटेल करते हैं और दोनों को अलग अलग हम देखेंगे, जीएस को और हिंदी को, कि किस तरह इसने सिलेबस को जो है डिफाइन किया है। जीएस में देखिए भाग 1, जो भाग 1 है दोस्तों वो क्या है, सामान्य अध्ययन का,
सामान्य अध्ययन का, इसमें हमको देखना है क्या इन्होंने दिया है। पहला दोस्तों जो है जीएस में जो पहला है वो क्या दिया है इन्होंने, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। मैं शब्द सह बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों इससे जो है देखिए जीएस में कितने प्रश्न है, 60 प्रश्न है। इससे जो है टोटल 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 10 प्रश्न। मतलब काफी वेटेज दिया गया है हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट को। दोस्तों इस सिलेबस को अगर देखें, पहले पॉइंट पे बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा। और इंडियन हिस्ट्री में भी अलग से मेंशन है कि नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करिएगा, उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है और एंशिएंट मिडिवल को एक में तैयार करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 नंबर का जो है आपका एंशिएंट मिडिवल रहेगा और 5 नंबर का के लिए क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। इसलिए इस तरह से आप हिस्ट्री को प्रिपरेशन करिएगा। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर का ये हो गया दोस्तों। दूसरा जो बचता है वो क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं संसदीय कार्यप्रणाली है, न्यायपालिका। हम सिलेबस पूरा लिखेंगे नहीं दोस्तों, सिलेबस आपको वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस डाल दूंगा और आप उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखने में समय बर्बाद न करते हुए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं आगे। जैसे पॉलिटी में आप देखेंगे दोस्तों, तो पॉलिटी में 2-3 चीजों को हाईलाइट किया गया है। संसदीय कार्य प्रणाली को हाईलाइट किया गया है, न्यायपालिका को हाईलाइट किया गया है और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को हाईलाइट किया, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को हाईलाइट किया गया। आपको पता है कि पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। ये 3 चीजें पॉलिटी में स्पेशली मेंशन है। मतलब संसदीय कार्य प्रणाली, दूसरी चीज क्या, न्याय प्रणाली और तीसरी चीज त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। तो इन तीनों चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए पॉलिटी की मूल चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। से राष्ट्रपति है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। और मैं बहुत विशेष बात आपको कहूंगा दोस्तों, पॉलिटी जब पढ़िएगा तो चुनाव आयोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, यूपी में भी चुनाव हुए हैं। तो ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, चुनाव आयोग है, वो किस तरह काम करता है उसको जरूर पढ़िएगा। त्रिस्तरीय पंचायत भी बहुत महत्वपूर्ण है और संसद तो एक बहुत बड़ा पार्ट है ही पॉलिटी का। इसको जो है इन्होंने कितना वेटेज दिया है, 10 वेटेज दिया है, 10 नंबर का। मतलब 10 नंबर का हिस्ट्री हो गया, 10 नंबर का पॉलिटी हो गया। जो तीसरी चीजें हैं दोस्तों वो क्या है, भारतीय भूगोल और अर्थव्यवस्था। भारतीय भूगोल प्लस क्या है, अर्थव्यवस्था। दोस्तों ज्योग्राफी में जो सवाल पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी से होगा, भारतीय भूगोल से होगा। और अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही है जो है कि अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में या अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उसके संदर्भ में पूछी जा सकती हैं। तो इससे इन दोनों को मिला के, मतलब इन दोनों को मिला के सिर्फ 5 अंक रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको वेटेज देखिए कम कर दिया गया है, एक तो दोनों को मिला दिया गया है और इनको कुल मिला के 5 नंबर जो है दिए गए। मतलब 5 नंबर के सवाल इनसे पूछे जाएंगे। तो आप इंडियन हिस्ट्री भी तैयार कर, इंडियन ज्योग्राफी भी तैयार कर लीजिएगा, अर्थव्यवस्था भी तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको तैयार करना है। जो चौथा है दोस्तों वो क्या है, सामान्य विज्ञान। अगला जो चौथा पोर्शन है वो सामान्य विज्ञान मेंशन है और इसके लिए भी अकेले जो है 5 नंबर दिया गया है। 5 नंबर सामान्य विज्ञान के लिए है, ठीक है। अब 5वां क्या है, करंट अफेयर्स, समसामयिकी, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा दोस्तों, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब 5 नंबर के करंट अफेयर्स से सवाल आएंगे। इसमें जो है भारत और विश्व, भारत एवं
विश्व से जुड़ी हुई चीजें जो है पूछी जाएंगी, समसामयिक चीजें पूछी जाएंगी 5 नंबर की। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए 6वीं चीज जो मेंशन की गई है वो क्या है, भारत में क्या है, शिक्षा व्यवस्था, भारत में शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, ग्राम विकास। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में, ग्राम विकास के बारे में एवं अन्य विकास परक योजनाएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, लेखपाल का भी जो है फॉर्म आपने अगर डाला होगा तो आपने उसके सिलेबस में देखा होगा, ग्राम व्यवस्था के बारे में, ग्राम विकास के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस है, ये उसी से रिलेटेड है ग्राम विकास। और जो भी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, आपको पता है जीएस में योजनाओं से सवाल जरूर पूछता है, तो जो भी योजनाएं जो है वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, जैसे गति शक्ति योजना है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है, चलिए इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या दशा है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है तो उसका क्या जो है सिस्टम है, और शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन में किस तरह जो है बिल पारित किए गए हैं, क्या उसमें जो है करंट अपडेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये आप देखेंगे। तो ये 6वीं चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज है आपके सामने वो क्या है, इसको हम मिटाएंगे। अगली चीज जो आपको मिलेगी दोस्तों वो क्या है, अगली चीज है दोस्तों यूपी स्पेशल है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो इसलिए यूपी स्पेशल जो है अलग से इसमें जो है पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या, शिक्षा के बारे में सवाल होंगे, संस्कृति के बारे में सवाल होंगे, ठीक है, और क्या क्या होगा, उद्योग, व्यापार, कृषि, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उद्योग, व्यापार, कृषि, योजनाएं, ये सारी चीजें सिलेबस में मेंशन है दोस्तों। एक एक कीवर्ड को आप पकड़ के रखिए और उस कीवर्ड से जरूर तैयार करिए। जब आपके पास जो बचा हुआ समय रहे इसके बाद आप डीप में जाइए, मतलब आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है, संस्कृति क्या है, जो महत्वपूर्ण नृत्य है, महत्वपूर्ण नाटक है, महत्वपूर्ण मेले हैं, ये सारी चीजें आप तैयार करेंगे। फिर उद्योग व्यापार की क्या स्थिति है, किस मामले में ये नंबर 1 है, किस तरह जो है एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है, कौन कौन से उत्पाद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं हैं उनका क्या महत्व है, ठीक है, ये सारी चीजें यूपी के बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक, 5 अंक, ठीक है, 5 अंक यूपी स्पेशल के लिए रहेंगे। अब दोस्तों देखिए जो अगला पॉइंट होगा, 7 हो गए होंगे, 8वां जो पॉइंट होगा मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, अर्थमेटिक्स मतलब सामान्य अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा, और ये जीएस के ही पार्ट में शामिल किया गया है, ठीक है, सामान्य अध्ययन के ही पार्ट में इसको शामिल किया गया है। तो एकदम प्रारंभिक गणितीय ज्ञान चाहिए इसके लिए, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान, बहुत स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान चाहिए जिसमें आप समझिए पूर्ण संख्या है, भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशत है, जो बेसिक चीजें हैं यही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, साधारण अंक है, गणितीय समीकरण है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तालिका से भी संबंधित सवाल होंगे। तो गणित के सवालों के लिए आपको कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं, 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स आएगा, इसी में जो है सारे सवाल हो जाएंगे, और बहुत बेसिक मैथ आएगा दोस्तों, बहुत ही एडवांस मैथ की आप तैयारी मत करिएगा। जो ये मैथ इसमें पूछा जाता है ये कॉमन सेंस वाला मैथ होता है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप जो है रीजनिंग लगा के ही लगा सकते हैं। कॉमन सेंस से ही आप 4 विकल्पों को देख अगर बढ़िया से आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया तो उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो 9वां जो है टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी संबंधित सवाल होंगे दोस्तों, जिनके लिए 5 नंबर निर्धारित किया गया है।
आपको पता है दोस्तों लेखपाल के भी सिलेबस में लेखपाल के भी सिलेबस में कंप्यूटर जोड़ा गया है, तो कंप्यूटर महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आप ये समझिएगा कि कंप्यूटर से भी 5 सवाल आएंगे, इनको भी आप जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या जो न्यू डेवलपमेंट्स है, या किस तरह कंप्यूटर काम करता है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या विशेषता है, तो यही सारी चीजें। ठीक है, चिप्स वगैरह क्या है, चिप क्या है, ठीक है, सिलिकॉन क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो ये कंप्यूटर तक आके क्या हो गया, जीएस का सिलेबस खत्म हो गया। ये टोटल जो है प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 60, और इतने ही नंबर आपको मिलेंगे। अब हिंदी में देखते हैं दोस्तों, ये तो भाग 1 हो गया सामान्य अध्ययन का 60 नंबर का। आइए देखते हैं दोस्तों हिंदी की क्या स्थिति है, इसका सिलेबस किस तरह बनाया गया है। सामान्य हिंदी भाग 2 सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के सिलेबस में दोस्तों क्या है, देखिए, संधि है, विलोम है, संधि है, विलोम है, बहुत सारी चीजें आप जानते होगा, पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप सिलेबस देख लीजिएगा दोस्तों, शब्दों के लिए एक शब्द है, समश्रुत शब्द है, ठीक है, समश्रुत शब्द है, लिंग है, लोकोक्तियां हैं, अशुद्धियां हैं, और इसमें एक चीज है, अंग्रेजी से, नोटिस करने वाली बात है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद संबंधी प्रश्न होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अनुवाद संबंधी प्रश्न, एक तो बेसिकली हिंदी का ग्रामर होगा दोस्तों, जिसमें जो चीजें सिलेबस में मेंशन है आप सबसे पहले उनको तैयार करेंगे, उनका एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिएगा, और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश के अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हम जल्दी ही दोस्तों जो है इस पे एक सीरीज लाएंगे, और हम आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो है, जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो है, जो इसमें दिया गया है, उसको भी हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, इसको लेके चलेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल बने रहिएगा। तो ये हो गया हमारा हिंदी का मोटा मोटा सिलेबस। इसमें और चीजें क्या है दोस्तों, अपठित गद्यांश भी है, अपठित गद्यांश मतलब अपठित गद्यांश से भी संबंधित सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इस पे क्या होगा, इसका विवेचन होगा, इसका विश्लेषण होगा। अब एक चीज जो लास्ट में है दोस्तों, हाँ, इसका जो है मार्क्स जो है क्या होगा, ये आपको देखने वाली बात है। तो ये जो टोटल ये वाला जो पोर्शन है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या जो है ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है, लिंग है, पर्यायवाची है, तो इसके लिए कितना नंबर रखा गया है, 20 नंबर, 20 अंक। अब कुल मिला के कितना है इसमें, 40 अंक। जीएस में 60 था, इसमें 40 है, 20 तो अकेले इसी का हो गया। अपठित गद्यांश का कितना नंबर होगा दोस्तों, 10 नंबर, मतलब 30 हो गया, बचा 10। जो अगला होगा दोस्तों, ये पत्र लेखन से संबंधित है। पत्र लेखन जिसमें क्या होगा, शासकीय पत्र हो सकता है, अर्ध शासकीय हो सकता है, शासकीय, अर्ध शासकीय, ठीक है। इस तरह के जो है परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गई, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति हो गई, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, प्रेस विज्ञप्ति हो गई। तो ये कुल मिला के प्रेस विज्ञप्ति, ये हो गया आपका पत्र लेखन। शासकीय हो सकते हैं या शासकीय हो सकते हैं, परिपत्र हो गया, अधिसूचना नोटिफिकेशन हो गया, प्रेस रिलीज हो गई, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके लिए भी कितने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, 10 नंबर के मार्क्स निर्धारित किए गए, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 में सबसे ज्यादा पोर्शन इसका है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, समश्रुत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद संबंधी प्रश्न, इसका पोर्शन हिंदी में सबसे ज्यादा है 20 नंबर का। अपठित गद्यांश से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और पत्र लेखन से जो संबंधित सवाल होंगे उसके लिए 10 नंबर, इस तरह 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी का पूरा सिलेबस है।
अब दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा सिलेबस। अब हम आपको रणनीति बताएंगे दोस्तों, किस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्या रिसोर्सेज होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली चीज जीएस में आप देखिए, जीएस में दोस्तों हिस्ट्री है जैसे, ठीक है, इतिहास की बात करें, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो दोस्तों जो उपलब्ध समय है उसके हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले इसके लिए आप जो है घटना चक्र खरीद लीजिए, अगर आपके पास है तो बेटर है। घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो आती है दोस्तों, ये क्वेश्चन का सेट होता है और इसमें प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या सहित दिए होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जीएस का। किसी भी एग्जाम को आप देखते हैं तो इसको प्रेफर किया जाता है, इसलिए क्योंकि जीएस में अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कंपटीशन कठिन है दोस्तों, तो हल्के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना ठीक नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। मोटी होती है लेकिन आप खत्म कर लेंगे। तो घटना चक्र की जो है आप हिस्ट्री ले लीजिएगा, उसको लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों लूसेंट से जो है आप हिस्ट्री तैयार कर लीजिएगा। जो एंशिएंट और मेडुअल है आप लूसेंट से और घटना चक्र से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय बचता है और लगता है कि कुछ और पढ़ा जा सकता है तो राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो हो ही गया, ये तो कंपलसरी है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दोस्तों स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव अहीर की किताब आती है। ठीक है, किसकी किताब होती है? राजीव अहीर की, और ये होती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की। तो हिस्ट्री का काम आपका हो जाएगा। वैसे आपका घटना चक्र और लूसेंट से ही काफी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समय लगे कि आपके पास उपलब्ध है और आप अच्छा देना चाहते हैं समय, तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिएगा। एंशिएंट और मेडुअल के लिए आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हिस्ट्री हो गया दोस्तों। अब देखिए पॉलिटी या संविधान, संविधान के लिए आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र को जो है बढ़िया से पढ़ना है, उसकी व्याख्या देखनी है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है? घटना चक्र के अलावा दोस्तों इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। लूसेंट पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। लूसेंट, घटना चक्र के अलावा लूसेंट आप पढ़ लीजिए, पॉलिटी का काम आपका हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है या एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, मैं एक रिसोर्स आपको हर विषय का बताऊंगा। तो आप जो है 2 किताबें हैं दोस्तों, लक्ष्मीकांत की या परीक्षावाणी की। परीक्षावाणी थोड़ी पतली है, अगर आप चाहें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो परीक्षावाणी से जो है आप देख सकते हैं, या लक्ष्मीकांत से आप जो है उन टॉपिक को देख सकते हैं जो सिलेबस में पॉलिटी में मेंशन है। ठीक है, नहीं तो घटना चक्र और लूसेंट तो आप कंपलसरी किसको खत्म करिएगा, समय बचे तब आप इन दोनों में से कोई एक चीज जो है रिफर करिएगा। ठीक है, ये संविधान हो गया दोस्तों। अब भूगोल हो गया, भारतीय भूगोल हो गया, भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भूगोल के लिए मैं कहूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी जो है, इसके लिए आप एनसीईआरटी की 11th क्लास की पुस्तक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो है पुस्तक आप ले लीजिए इंडियन हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा अगर अब देखिए भूगोल के साथ क्या होगा, भूगोल के साथ भी आपको घटना चक्र पढ़ना है। और घटना चक्र पढ़ने के बाद आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा मैप आप देख लीजिएगा, अच्छे से काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में देखिए सवाल किस तरह आते हैं दोस्तों, कुछ अवधारणाओं से सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो सवाल इकोनॉमिक्स से जब पूछे जाते हैं दोस्तों, वो करंट से पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में आप ये देख लीजिएगा कि यूपी का जो बजट है वो अच्छे से देख लीजिएगा, भारत सरकार का जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट देख लीजिएगा। और जो करंट के लिए आप जो रिसोर्स पढ़िएगा उसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उतने में आपका काम हो जाएगा। 5 नंबर में जो है दोनों शामिल है, इसलिए इसके लिए आप जो है इससे ज्यादा चीजें मत पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान।
अगला जो पोर्शन है आपका सिलेबस में वो क्या है, सामान्य विज्ञान का है, साइंस का है, जनरल साइंस का। सामान्य विज्ञान, इसके लिए अकेले 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अकेले कितने नंबर निर्धारित हैं, 5 नंबर। इसको पढ़ने के लिए दोस्तों चूंकि समय नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो सामान्य विज्ञान में केवल 2 चीजें आप रखिएगा, एक तो घटना चक्र लगा लीजिएगा, घटना चक्र, और दूसरा जो सोर्स आप प्रिफर करेंगे वो आती है दोस्तों लूसेंट। लूसेंट की जो है एक अलग से आती है दोस्तों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान हरे रंग के कवर की होती है, हरे रंग के कवर वाली, हरे रंग के कवर की एक बुक होती है, वो सामान्य विज्ञान की स्पेशल होती है। और जो सामान्य ज्ञान की आती है नीले कलर के कवर वाली, वो अलग होती है लूसेंट की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरे रंग की कवर वाली सामान्य विज्ञान ले लीजिएगा, और ये जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों अगर रिसोर्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दोस्तों देना है बायोलॉजी पे आपको, ठीक है। और मैं आपको अगर वीडियो बनाऊंगा आगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और मैं तैयारी भी करवाऊंगा आपकी। तो लूसेंट आपको पढ़ना है अच्छे से, बायोलॉजी को प्रेफरेंस देते हुए, बायोलॉजी को प्रेफरेंस देते हुए फिर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपका साइंस का काम कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए क्या देखेंगे आप, करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों पेपर तो आप नियमित पढ़ते ही होंगे, तो पेपर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है। अब समय चूंकि नहीं बचा है तो घटना चक्र की, घटना चक्र की एक मार्केट में किताब आई है दोस्तों, दृष्टि नाम है उसका, दृष्टि, दृष्टि है, उसमें आंख छपी हुई है। एक दृष्टि चैनल है, दृष्टि कोचिंग है दोस्तों, या मैगजीन्स भी दृष्टि की आती है, वो वाली दृष्टि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टि घटना चक्र वाली बात कर रहा हूँ। आंख की फोटो है इस पे जो है, आप देख सकते हैं उसको, और उसी को आप लीजिएगा, वो पूरे करंट अफेयर्स का पूरा कलेक्शन है। इसको आप खरीद लीजिएगा और इसको कई राउंड जो है घोल के पी जाइएगा दोस्तों, कई राउंड इसको रिपीट करिएगा, इसमें करंट का आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इस एग्जाम में जो है इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत, इससे ज्यादा कहीं आप मत देखिएगा। अगर कोई YouTube चैनल आप देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए तो आप प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन किताब में आप इसके अलावा और कोई किताब मत पढ़िएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम विकास से संबंधित जो टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि देखिए अभी सिलेबस जारी हुआ है, थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद आप बुक स्टॉल पे जाइएगा, किसी भी बढ़िया पब्लिकेशन का जो मटेरियल इस पे आएगा या मार्केट में अवेलेबल होगा उसको उठा के आप पढ़ लीजिएगा। ग्राम विकास से संबंधित जो टॉपिक होगा ये आपका लेखपाल में भी पूछा जाएगा, इसमें भी पूछा जाएगा। तो ये जो है घटना चक्र या किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का मैटर आप उठा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या आप योजनाओं से संबंधित या शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरनेट से या किसी भी रिसोर्स से कंपाइल कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें वही रहेंगी चाहे आप कहीं से कलेक्ट करिए। करंट में भी आपको योजनाओं से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी भी 1 साल के भीतर महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या जो पहले से चली आ रही हैं उनके बारे में आपको इस जगह डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित दोस्तों देखिए 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो स्टैटिक रहते हैं, स्टैटिक, और दूसरा क्या रहते हैं, करंट। मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो हमेशा जो है स्थायी सवाल हैं, स्टैटिक हैं, पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ की संस्कृति के बारे में हो, भौगोलिक व्यवस्था के बारे में हो, और चीज़ें हो, इतिहास के बारे में हो। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो इसके करंट से संबंधित होते हैं, मतलब कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वर्तमान सरकार किस तरह जो है इनिशिएटिव ले रही है, कौन सा एक्सप्रेसवे कहाँ स्थापित किया जा रहा है, आयात निर्यात में इसकी क्या पोजीशन है, हर पहलुओं पे मतलब करंट एक होगा, एक स्टैटिक होगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों इसके लिए आप घटना चक्र की यूपी स्पेशल ले लीजिएगा। एक घटना चक्र की आती है, एक परीक्षा मंथन की आती है।
दोनों में से कोई परीक्षा वाणिकी आती है, तो मैं कहूँगा घटना चक्र वाली अच्छी है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। घटना चक्र वाली यूपी स्पेशल जो है लेटेस्ट ले लीजिएगा, तो उसमें स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा करंट के लिए दोस्तों आप देखिएगा कि जो भी कोई मार्केट में मैगजीन कुछ स्पेशल हो करंट के लिए, उसको आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं, या आप करंट से ही जो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है उसमें यूपी स्पेशल अलग से आप निकाल के उसका नोट्स या तो बना सकते हैं, वहीं से आप देख सकते हैं, करंट का काम हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन के लिए स्पेशली आपको इस पुस्तक को पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। बच्चा दोस्तों और एक चीज, गणित के लिए मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका क्या है, पुस्तकें बहुत सारी हैं, आर.एस. अग्रवाल की पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें लगाने का न तो समय है न तो जरूरत है। गणित में बहुत सामान्य किस्म के सवाल होते हैं। मैं कहूँगा जो भी पुस्तक आपके पास है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल की हो, सुनील त्रिपाठी की हो या किसी किताब हो, आप उन पुस्तकों से दोस्तों जो है कुछ टॉपिक जो मेंशन किए गए हैं उनके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, कुछ जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आपको अगर प्रतिशत देखना है तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या है उसको देख के उससे संबंधित कुछ सवाल लगा लीजिए। और मैं एक अच्छी सलाह दूंगा कि गणित के लिए आप दोस्तों एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, और रेलवे का एग्जाम, इन दोनों परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इनको लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, सीजीएल और रेलवे की परीक्षाओं के, क्योंकि इसमें अच्छे स्तर का मैथ पूछा जाता है, बहुत अंदर तक नहीं घुसना है, बहुत सामान्य किस्म के प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको। इनका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। और मैं कहूँगा कि जनरल साइंस जो अभी हमने देखा, जनरल साइंस के लिए मैंने सोर्स भी बताया, उसके लिए भी आप रेलवे और एसएससी के जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि वहाँ भी साइंस के अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके पहले जो है दोस्तों मैं सबसे पहले कहूँगा कि इन सारे रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले किसी भी पब्लिकेशन की या फिर घटना चक्र की जो है, जो भी यूपी पीसीएस लोअर की जो है क्वेश्चन बैंक आती है उसको आप जरूर खरीद लीजिए। सबसे पहले शुरुआत आप वहीं से करिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने देखा ये मार्केट में अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन अब सिलेबस जारी हो गया है तो वो लेटेस्ट निकालेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक निकालेंगे, सॉल्व एंड सॉल्व जो निकालते हैं आप उसको तुरंत खरीद लीजिएगा। तो पहले तो सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने का प्रयास करिएगा और ये देखिएगा क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, कितना स्टैंडर्ड है, उसको लगाने के बाद इन रिसोर्सेज को आप अप्लाई करिएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि किस स्तर के सवाल हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब रेलवे और एसएससी के आप जो है सवाल से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्यूटर एक टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर से भी जो है सवाल जो बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा मंथन की एक पतली सी किताब आती है दोस्तों, परीक्षा मंथन एक पतली सी किताब होती है और इसमें वो सारी चीजें दी गई हैं जो कंप्यूटर से संबंधित हैं, जहां से सवाल पूछा जाता है, तो इनको आप कवर कर लीजिएगा यहाँ से। और भी कहीं से अगर देखिए इसमें क्या है, इंटरनेट पे कभी कभी कुछ मटेरियल मिल जाता है आपको इससे रिलेटेड, तो जो आपको लगे जहाँ से भी, इसके लिए आप अपना एक खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वही हैं। आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल पूछा जाएगा, हार्डवेयर के सब बारे में सवाल पूछा जाएगा, पेन ड्राइव क्या है, कौन सी डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, माउस क्या है, या आपको ये पूछा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर या जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो टॉपिक आपको पता है कंप्यूटर में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहीं से कवर हो जाएगा परीक्षा मंथन किताब से। अगर लगे कि कुछ कम है तो आप इंटरनेट से या कहीं से और जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका जीएस का कंप्लीट सिलेबस। अब सामान्य हिंदी के लिए जो काम आपको करना है दोस्तों, टू द सिलेबस करना है। सिलेबस आपको अपने सामने रखना है और एक एक चीजें पढ़नी है। रिसोर्स में आपको बता दे रहा हूं हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी। इसके लिए दोस्तों एक तो जो है वो प्रीवियस ईयर्स की जो मैंने बताई घटना चक्र की, तो उसकी आप पुस्तक ले लीजिएगा, उससे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, उससे बनाइएगा। उसके बाद आप हरदेव बाहरी की किताब ले लीजिएगा, बहुत ही प्रामाणिक किताब है। और वासुदेव नंदन प्रसाद
देखिए दोस्तों, एक किताब से भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 किताब आप रखिए, क्योंकि किसी किताब में कुछ चीज़ें अच्छे से दी गई हैं और कुछ चीज़ें दूसरी किताब में दी गई हैं। ठीक है, एक किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए इन किताबों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो टू द सिलेबस, आप इसमें से सिर्फ इसको शुरू से अंत तक थॉरली नहीं पढ़ना है दोस्तों। हिंदी का जो सिलेबस मेंशन है उस हिसाब से इसको अच्छे से जो है आप सिलेबस छांट के इनको अध्ययन करिए। एक पतली सी आदित्य पब्लिकेशन की भी किताब आती है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इनमें से एक ले लीजिए और उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन के लीजिए। वो थोड़ा सा पतली है और उसमें क्या है, उसमें भी काम की चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन त्रुटियां भी हैं उसमें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से एक किताब ले लीजिए या और इसको ले लीजिए, या यही दोनों ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी का काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह जो है आपका जीएस और हिंदी का पूरा सिलेबस जो है हमने डिस्कस कर लिया, और किस तरह आपको इनको हैंडल करना है, किन रिसोर्सेज के साथ, ये हमने डिस्कस कर लिया। प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, समय कम है। प्रीवियस ईयर्स के सवाल लगाएं, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यूपी ट्रिपल एससी से जो एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, खास तौर पर 1 साल में 2 साल में जो पेपर्स हुए हैं, उन सारे पेपर्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, चाहे मंडी परिषद के हुए हों, चाहे लेखपाल के, किसी भी एग्जाम के सवाल हों। आप यूपी ट्रिपल एससी के लेवल के जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मिलते हैं उसको जो है आप जरूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए जरूर। एक तरह से वही मॉडल पेपर आप बनाइए, उसके बाद इन रिसोर्सेज को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। समय बहुत पर्याप्त है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो 2-3 महीने के भीतर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक नौकरी आपके हाथ में होगी। और बाकी अगर कोई भी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो हम लोग इस पे वीडियोस भी बनाएंगे और इसके कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह उसको चलाया जाए। आप बराबर बने रहें, आपको इससे संबंधित सामग्री जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।